ओमकार जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपका। सर, चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा कर दी है और तारीखें घोषित हो चुकी हैं। इसी के साथ पूरे देश में कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। 18वीं लोकसभा के लिए मतदान 7 चरणों में कराए जाएँगे और 4 जून को नतीजे घोषित हो जाएँगे। तो इसी पे बात करते हैं क्योंकि आप लंबे अरसे से चुनाव देख रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इस बार का चुनाव कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है? सत्ता पक्ष को देखें तो, विपक्ष को देखें तो आई मीन चुनावी तारीखों की घोषणा तो शनिवार को हुई है, लेकिन 4 जून से पहले ही नतीजे चर्चा में हैं और वो देश में ही नहीं, दुनिया को भी पता है कि सत्ता में कौन आने वाला है। क्या कहते हैं सर? आप सही कह रही हैं, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब अ, प्रो इनकम्बेंसी देखने को मिलती हो। आमतौर पर सरकारों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर सिर चढ़ कर के बोलता है और बहुत सारे राज्यों में हम ये चीज़ देख चुके हैं। इससे पहले जो आम चुनाव है यानी लोकसभा चुनाव है, उनमें भी हम ये नोट कर चुके हैं कि बहुत सारी ऐसी सरकारें 2014 का ही हम उदाहरण लें हुँ, हुँ। तो कितनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस नीति यूपीए सरकार के खिलाफ कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई इस तरह की पार्टी जिसने देश पर 55-60 साल तक राज किया हो, वो केवल 44 लोकसभा सीटों पर सिमट करके रह जाए। बहुत सारे इश्यूज थे उस समय, भ्रष्टाचार, घोटाले, कुशासन, मुद्रास्फीति की दर 2 दहाई से ऊपर और बहुत सारे दूसरे मुद्दे भी थे जिनकी वजह से लोगों का बड़ा मोहभंग हुआ था। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था। कहने का आशय ये है कि आम तौर पर जब 5 साल या 10 साल किसी एक प्रधानमंत्री के होते हैं, तो उसके खिलाफ बहुत सारी नाराज़गियाँ लोगों की होती हैं और कई तरह की अपेक्षाएँ जो पूरी नहीं होती हैं, उनको लेकर के भी दिक्कतें रहती हैं और लोग नाराज़ होते हैं, विकल्प चुनने के बारे में सोचते हैं। 10 साल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इसके बावजूद उनके खिलाफ किसी तरह की कोई एंटी इनकम्बेंसी है नहीं, लोगों में कोई नाराज़गी दिखाई दे नहीं रही है, बल्कि उल्टा दिखाई दे रहा है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के लोग उनको न केवल सहयोग और समर्थन दे रहे हैं, बल्कि उनको लाने के लिए भी जैसे कमर कस के और इस पूरे यज्ञ में जो है आहुति डालने के लिए जुटे हुए हैं। तो ये बिल्कुल जिसको कहते हैं कि दीवार पर बहुत मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि तीसरी बार निरंतरता में वो इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बाद ये करिश्मा करने वाले तीसरे प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और 4 जून को रिजल्ट आएँगे, लेकिन देश और विदेशों में भी लोगों को पता है कि रिजल्ट क्या आएँगे और ये भी सब जानते हैं कि 2014 में 26 मई को उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, 2019 में 30 मई को ली थी और इस बार संभवतः 10 जून के आसपास वो शपथ ग्रहण करेंगे। तो ये बिल्कुल सही है कि सबको पता है कि रिजल्ट क्या रहने वाले हैं। इस बार के पक्ष और विपक्ष के एजेंडे जो हैं, वो क्या होंगे? हालाँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो लोकसभा के बजट सेशन में संकेत दिया था, सरकार बनने के बाद कड़े और बड़े फैसले लेंगे मीन्स उनका जो इशारा था वो भ्रष्टाचार से मुक्त करने का था। इस पे थोड़ा-सा प्रकाश डालिए। नहीं देखिए, मोदी के मुद्दे तो स्पष्ट हैं। मोदी तो 2047 की बात कर रहे हैं। वो विकसित भारत की बात कर रहे हैं और विरासत के साथ-साथ विकास की बात कर रहे हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया है कि भारत अब जिस विकास यात्रा पर निकल चुका है,
उससे वो इधर-उधर डिगने वाला है नहीं, भटकने वाला है नहीं। और इसी के लिए उन्होंने भारत की कोटि-कोटि जनता को भी एक तरीके से तैयार कर लिया है, मानसिक तौर पर। हर वर्ग अ, उनके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। युवा भी जितने चाव से, जितने आकर्षक भाव से उनके साथ बातचीत करते हुए देखे जाते हैं, उनकी लीडरशिप में दिलचस्पी लेते हुए देखे जाते हैं, ये अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक है, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी की उम्र जो है वो 74 साल है। और जब कोई 18, 20, 25 साल का, 30 साल का युवा एक 74 साल के बुजुर्ग में इस तरह की आस्था और विश्वास व्यक्त करता है, तो इससे पता लगता है कि वो जो अब 2047 का विकसित भारत अपनी कल्पनाओं में ही नहीं लेकर के चल रहे हैं, बल्कि ज़मीन पर उतारने का एक ब्लूप्रिंट भी लोगों के सामने रख रहे हैं। और मुझे वो सब चीज़ें दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि जी, किस तरीके से उन्होंने स्टार्टअप से लेकर के मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, अ, मुद्रा लोन और तमाम जो स्किल डेवलपमेंट और तमाम योजनाएँ एक तरीके से वो युवाओं के लिए लेकर के आए हैं, महिलाओं के लिए लेकर के आए हैं। और इन 2 वर्गों को ख़ास तौर से उन्होंने फ़ोकस किया है पिछले 5-7 सालों में। और आज चुनाव आयोग ने बताया कि 1 करोड़ 79 लाख नए मतदाता हैं। और कुल मिलाकर के जो युवाओं की संख्या है, युवा मतदाताओं की संख्या है जिनकी उम्र 35 या 30 साल से कम है, ऐसे मतदाताओं की संख्या करीब 28 करोड़ के आसपास है। जी। तो वो 28 करोड़ युवा और महिलाएँ, उनको फ़ोकस करके वो चल रहे हैं। जहाँ तक विपक्ष के मुद्दों का सवाल है, विपक्ष का तो एक ही मुद्दा है, वो येन केन प्रकारेण नरेंद्र मोदी को चलता करना चाहते हैं। यानी जी, नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना चाहते हैं। तो अब इस देश में 2 ही मुद्दे हैं और 2 ही तरह के मतदाता हैं। एक वो जो नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, बहुत मजबूत जनादेश के साथ बनते हुए देखना चाहते हैं, और एक वो जो मोदी को हटा देना चाहते हैं। बस ये 2 मुद्दे हैं। तो विपक्ष का मुद्दा है मोदी को हटाना, इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आपने बहुत बड़ी बात कही है सर। जब हम 400 पार के नारे पे बात करते हैं, आप चूँकि बहुत सीनियर हैं, आपने इसका विश्लेषण भी किया है, तो यूपी, बिहार और बंगाल की सीटों पर ऑब्वियसली ध्यान जाना लाज़मी है, क्योंकि इन 162 सीटों का सवाल है। तो यहाँ का सीन क्या देखते हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो 2014 में भी बीजेपी और उसके सहयोगियों को 72 सीटें मिल गई थी, और 2019 में भी 64 सीटें मिल गई थी 80 में से। और इस बार जो आकलन है लोगों का और जो ज़मीन से फीडबैक मिल रहा है, उससे पता चलता है कि इस बार 2014 से भी बेहतर परफ़ॉर्मेंस बीजेपी उत्तर प्रदेश में करने जा रही है। और इसके बहुत सारे कारण हैं। जी, डबल इंजन की सरकार, यानी केंद्र में नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं। और जो हमारी विरासत है, जो हमारे आस्था का केंद्र है, ना केवल उनको उन्होंने चमकाया है, बल्कि ये अपने आप में अभूतपूर्व है कि इस समय 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के ऑपरेशनल हैं। और 3 और अ, अगले कुछ समय में जो है ऑपरेशनल हो जाएँगे। किसी एक राज्य से 7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर ऑपरेशनल हों, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है किसी राज्य की। एक दौर था जब उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश को और बिहार को बीमारू राज्य कहा जाता था। बिहार के बारे में तो मैं यकीन के तौर पर अभी भी नहीं कह सकता कि वो बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर गया है। जी। लेकिन कम से कम मध्य प्रदेश के बारे में कहा जा सकता है, और उत्तर प्रदेश के बारे में तो यकीनी तौर पर हम ये जानते समझते हैं कि कितना बड़ा
बदलाव हुआ है, कितने आमूल-चूल परिवर्तन हुए हैं, विकास के पथ पर किस तरीके से ये राज्य अब आगे बढ़ रहा है, पूंजी निवेश आ रहा है, एक्सप्रेसवे, हाईवे और जो बुनियादी ढाँचा है, उसका जिस तरीके से विकास हुआ है, काशी चमक रही है। इसके अलावा जो है भगवान राम का अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, मथुरा की भी बातचीत चल रही है, ज्ञानवापी की बात चल रही है। तो जो हमारे आस्था के केंद्र हैं, यानी विरासत और विकास, दोनों का समागम यहाँ देखने को मिल रहा है। तो उत्तर प्रदेश से अच्छे रिज़ल्ट आएँगे। बिहार की जहाँ तक बात है, चूँकि वहाँ पर फिर से समीकरण बदल गए हैं, नीतीश कुमार वापस इनके साथ आ गए हैं, इसलिए 40 में से मैक्सिमम सीटें फिर से ये एनडीए जीतेगा, ऐसा माना जा रहा है। जहाँ तक पश्चिम बंगाल का प्रश्न है, तो पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में 2019 में केवल 3 सवा 3% वोट शेयर का ही अंतर बचा था। भारतीय जनता पार्टी ने 40% वोट शेयर लिया था और टीएमसी ने 43 दशमलव समथिंग। सीटों का अंतर भी केवल 4 ही रह गया था। 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और 22 ममता बनर्जी की टीएमसी ने जीती थी। इस बार जो वहाँ से फीडबैक मिल रहा है और संदेश खाली वगैरह की जो घटनाएँ हुई हैं, महिलाओं में जो आक्रोश है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जो उनका एक स्नेह दिखाई दे रहा है, विश्वास दिखाई दे रहा है, उसके चलते ये माना जा रहा है कि ये संख्या उलट तो हो ही जाएगी। यानी 22 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 18 सीटों पर टीएमसी जो है वो खिसक जाएगी। इससे ज़्यादा भी अगर हो जाए, एक कोई सर्वे आया है जिसमें 27 सीटें बीजेपी की दिखाई जा रही हैं। जी। लेकिन मेरा मानना है कि 22 से 23 सीटें भी अगर उसकी आ जाती है तो ये बहुत बड़ी घटना होगी और आगे के लिए जब विधानसभा चुनाव होंगे तो ममता बनर्जी की कुर्सी भी खिसक सकती है। अ, विपक्ष की बात करें तो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर अभी भी इंडिया अलायंस का पेच फँसा हुआ है और ये भी पता नहीं है कि कांग्रेस की जो प्रोमिनेंट सीट्स हैं, आई मीन रायबरेली, अमेठी, वहाँ से कौन उम्मीदवार होगा। कन्फ्यूज़न सा नहीं आपको लग रहा? विपक्ष का ये हाल आज राहुल गांधी की यात्रा समाप्त होती है शनिवार को और कहीं कोई चर्चा ही नहीं। कैसे देखते हैं ये इनके कांग्रेस के बुरे हाल? प्लस जो सीट शेयरिंग का पेच अभी फँसा हुआ है। यानी किसी की दिलचस्पी उनकी सीट शेयरिंग में बची भी नहीं है। किसी को चिंता नहीं है इस देश में कि इंडी अलायंस के घटक दल आपस में सीट शेयरिंग स्मूथली कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, किसी की दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, उनकी अपनी खुद की दिलचस्पी भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेता होने के नाते जो ज़िम्मेदारी राहुल गांधी की बनती थी कि वो अलग-अलग राज्यों में जो साथी दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उनसे बैठ कर के बात करते। कहीं अगर मतभेद हैं, अगर सीटों पर रस्साकसी है, तो उनको सुलझा लेते। लेकिन उनकी प्रायोरिटी ये है ही नहीं, उनकी प्रायोरिटी पता नहीं क्या है और क्या साबित करना चाहते हैं और किसके सामने साबित करना चाहते हैं। शायद कांग्रेस के भीतर ही जो कांग्रेस के उनके विरोधी हैं, उन्हीं को ये साबित करना चाहते होंगे कि नहीं, मैं सड़क पर उतर करके भी संघर्ष कर सकता हूँ, मैं केवल चांदी की चम्मच मुँह में लेकर के पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं केवल पैराशूट से नहीं उतरा हूँ, मैं मेरे पे ये आरोप मिथ्या है कि मैं नेहरू गांधी खानदान का चश्मो-चराग हूँ, इसलिए मेरी दावेदारी लीडरशिप पर बनती है। देखो, मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा कर सकता हूँ, मैं मणिपुर से महाराष्ट्र तक की यात्रा कर सकता हूँ, मैं तो ज़मीन पर संघर्ष करने वाला हूँ। तो किसको बता रहे हैं और किसको दिखा रहे हैं और एजेंडा क्या है? पहले भी जो यात्रा की थी उसका एजेंडा क्या था? हेतु क्या था? मकसद क्या था? और इस बार भी क्या मकसद लेकर के तुम निकले थे और क्या-क्या रायता फैला दिया, किस-किस तरह के बयान दिए हैं, उससे कांग्रेस पार्टी को ही क्या फ़ायदा हुआ है? या खुद राहुल गांधी की जो एक छवि बन गई है पप्पू वाली, उसमें कौन-सा इम्प्रूवमेंट हो गया है?
बल्कि उसको और अंडरलाइन कर दिया है कि हाँ, मैं ऐसा ही हूँ जैसा मुझे कहा जाता है। तो कोई किसी तरह की कोई 1% भी कोई छवि सुधरी हो या कांग्रेस को कोई लाभ हुआ हो, मुझे तो नहीं लगता। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का, बिहार का या दूसरे महाराष्ट्र वगैरह में सीट शेयरिंग का प्रश्न है, राहुल गांधी को कोई दिलचस्पी नहीं है। इनके बाकी नेताओं को भी दिलचस्पी नहीं है। जितने कैंडिडेट मिल जाएँगे उनको उतार देंगे, लड़ा देंगे। उनको भी पता है कि परिणाम क्या रहने वाले हैं। चुनाव की तारीखों से आई मीन 7 चरण में चुनाव के फैसले से वेस्ट बंगाल से नाराज़गी के सुर सुने जा रहे हैं। ऐसा क्यों सर, क्या वजह है? मतलब संदेश खली है या सीएए है? ममता सरकार को क्या खौफ है इससे? देखिए, ममता बनर्जी का चुनाव लड़ने का एक तौर-तरीका है और ये पहले से ही उनका रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा करती हैं जिससे मतदाताओं के अगर किसी बड़े वर्ग में कोई नाराज़गी उनके प्रति, उनकी पार्टी के प्रति है, तो वो किसी तरीके से सहानुभूति में बदल जाए। विधानसभा चुनाव के समय हमने देखा कि पैर में चोट, फिर प्लास्टर और अस्पताल से ही वीडियोग्राफ़ी भी, फ़ोटोग्राफ़ी भी वो सब जारी करवाए गए। जब तक चुनाव के परिणाम नहीं आ गए, सारे मत नहीं पड़ गए, तब तक व्हीलचेयर से नहीं उठी। जिस दिन परिणाम आए उस दिन कूद कर के खड़ी हो गई, फिर फुटबॉल खेलती हुई भी दिखाई दी। इस बार जब लोकसभा के चुनाव हैं और संदेश खली से लेकर के तमाम दूसरे मुद्दों को लेकर के वो पूरी तरीके से के घिरी हुई हैं। ना केवल भारतीय जनता पार्टी ने उनको बैकफुट पर धकेल दिया है, बल्कि महिलाओं में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। कलकत्ता हाई कोर्ट से उनको डाँट पड़ चुकी, फटकार पड़ चुकी। उनके ना चाह बार-बार विरोध करने के बावजूद जो ईडी पर अटैक किया गया था, जब वो शाहजहाँ शेख के यहाँ छापेमारी करने के लिए गई थी, उस केस की जाँच सीबीआई के सुपुर्द की जा चुकी है। तो बहुत सारी मुश्किलों में वो घिरी हुई हैं, इसलिए ये जो अचानक उनकी माथे पे चोट लगी है और फिर से उन्होंने वही किया कि बजाय वो जो ब्लड उनके माथे से लेकर के नीचे होंठ तक बहता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको उसके ट्रीटमेंट कराने के बजाय फ़ोटोग्राफ़ी में ज़्यादा दिलचस्पी उन्होंने दिखाई या उनके समर्थकों ने दिखाई। उनकी फ़ोटोग्राफ़ी की गई, फिर सोशल मीडिया पर उसको डाला गया, बयानबाज़ी और संवेदनाएँ। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये शो करती हैं कि वो बहुत असुरक्षित हैं, बहुत भयभीत हैं, डरी हुई हैं और जो जिस तरह का वातावरण पश्चिम बंगाल में बन गया है और जो उनके सपने थे कि जी। मैं तो बहुत सारी सीटें इस बार बटोर करके लाऊँगी और फिर अगर कोई ऐसी सूरत बनी तो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करूँगी, तो वो सपने ध्वस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए ये सब गिमिक्री की जा रही है। यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में अभी एनडीए का भी सीट शेयरिंग का फ़ॉर्मूला सामने नहीं आया है। महाराष्ट्र और बिहार तो ख़ास तौर पे। तो आप इसको क्या समझ पा रहे हैं? नहीं, नहीं, मैंने कहा कि सीट शेयरिंग में किसी की दिलचस्पी ही नहीं है, आई कोई मीन आई सीरियस मीन ही नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, मैं एनडीए की बात कर रही हूँ। नहीं, एनडीए का तो लगभग फाइनल ही है, हर राज्य का फाइनल है। कुछ-कुछ राज्यों के उन्होंने चुनाव पर अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है तो 195 तो एक ही झटके में पहली ही सूची में उन्होंने जारी कर दिए थे और जो सेकंड सूची जारी की गई है उसके बाद उनके 267 कैंडिडेट ऑलरेडी चुनाव की घोषणा से पहले ही घोषित हो चुके हैं। जहाँ तक उत्तर प्रदेश वगैरह का सवाल है तो ठीक है, वो कई तरह के समीकरण देखने होते हैं और कुछ जगहों पर ये चर्चाएँ चल रही हैं कि कुछ फेर-बदल उत्तर प्रदेश में किए जा सकते हैं, तो हो सकता है कि वो कर रहे हैं। एंड बिहार? नहीं, नहीं, बिहार में भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी चिराग पासवान का तो ऐलान हो ही चुका है कि वो 5 सीटों पर लड़ेंगे। इसके अलावा उनकी अपनी सीट का भी ऐलान हो चुका है, हाजीपुर से ही लड़ेंगे जहाँ से रामविलास पासवान भी लड़ते रहे उनके पिताजी। और पशुपति को जो उनके चाचा हैं, उनको कहीं किसी राज्य में राज्यपाल बनाने की चर्चा है। जो इनके दूसरे भाई हैं
यानी रामविलास पासवान के दूसरे भाई उनके बेटे को बिहार मंत्रिमंडल में जगह देने की चर्चाएँ चल रही हैं। तो वहाँ भी नीतीश कुमार में और भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई संकट नहीं है। 1-2 सीटें ऊपर-नीचे हो सकती हैं, पर बिहार में मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की, और बिहार में क्या, किसी भी स्टेट में, जहाँ-जहाँ ये गठबंधन में होते हैं, वहाँ ईज़िली चीज़ें हो जाती हैं। विवाद के विषय रहते ही नहीं हैं, क्योंकि 2-4 दिन लेट हो सकते हैं विचार-विमर्श में, सहमति-असहमति को संतुलित करने के लिए, पर जल्दबाजी में ये सीटें घोषित नहीं करते हैं, और जब करते हैं तो फिर उसके बाद परिवर्तन भी नहीं हो पाता है। सर, एंड ऑफ दिस शो केजरीवाल सीएए को लेकर के काफ़ी शोर मचा रहे हैं और उन्हें ये भी पता है कि ईडी की तलवार भी लटक रही है उन पर। तो दिल्ली लोकसभा सीटों पर इसकी इमेज का कितना इम्पैक्ट देखते हैं आप? क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि शायद से कार्रवाई भी चुनाव के बाद ही होगी। तो 2 सवाल हैं सर इसमें। नहीं, एक तो दिल्ली की जहाँ तक बात है और लोकसभा चुनाव की जहाँ तक बात है, जी, अरविंद केजरीवाल कोई मायने दिल्ली में रखते नहीं हैं। 2014 में भी वो तीसरे नंबर की पार्टी थे, 2019 में भी तीसरे नंबर की पार्टी थी। इस बार भी कोई करिश्मा वो नहीं दिखा पाएँगे, और दिल्ली की जनता जो है वो इतनी समझदार तो है कि देश का प्रधानमंत्री किसे बनाना है और कौन लायक है और कौन नालायक है। तो ऐसा कोई कन्फ्यूज़न कम से कम जनता के दिमाग में नहीं है, इनके दिमाग में भी नहीं है। ये तो जनता को भ्रमित करने के लिए बयानबाज़ी होती है चुनाव के समय, वरना पता सबको है कि परिणाम क्या निकलने वाले हैं। जहाँ तक पंजाब का प्रश्न है, तो पंजाब में इनकी सरकार है। पंजाब में एक खलिश है, वहाँ पर अकाली दल अभी इतना मजबूत नहीं है, और अकाली दल का और भारतीय जनता पार्टी का अभी कोई समझौता भी नहीं हुआ है, सीट शेयरिंग को लेकर के कोई बात भी नहीं बनी है। तो वहाँ हो सकता है कि आम आदमी पार्टी 13 में से 6-7 सीटें, 7-8 सीटें ले जाए, जितनी पिछली बार कांग्रेस जीती थी, और बाकी का अपना वहाँ पर जितनी हैसियत है उतनी सीटें वो जीत लेंगे। सर आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जी, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय